दिल्ली का सीलमपुर इलाका कौन नहीं जानता। यहाँ पर अवैध धंधे भी होते हैं और आए दिन हत्याएं भी होती हैं और 10 साल में 8 हत्याएं। जरा सोचिए कि पुलिस आखिरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है और सवाल उठना लाजमी है। सीलमपुर का जे ब्लॉक, जहाँ पे कल शाम को 7:30 बजे करीब एक कुणाल नामक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस इस बात की तस्दीक में लगी हुई है, तहकीकात कर रही है कि आखिरकार वो हत्यारे कहाँ हैं, कौन है। लेकिन जनता का साफ तौर पे आरोप है कि देखिए यहाँ पे एक लेडी डॉन भी है। हालांकि अभी पुलिस उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और कह रही है कि जांच जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गर्मी का मौसम, 7:30 बजे कोई सूरज नहीं ढलता है, अंधेरा नहीं होता है, बावजूद इसके एक नाबालिग की हत्या हो जाती है और पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाती है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार सीलमपुर इलाके में ये हत्याएं कब तक जारी रहेंगी और पुलिस इस पर लगाम कब तक लगाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, सीलमपुर, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को बरसात से पहले वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने की तैयारी कर ली है। आप देखें इस समय हम मिंटो रोड पे हैं। ये वही जगह है मिंटो रोड जहां पे 2018 में बस डूबी थी। 2020 में एक ऑटो वाला जब जल भराव हुआ बरसात में तो वो उस ऑटो वाले की मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज साहिब सिंह वर्मा उन जगहों पे जहां पे इस तरह की घटनाएं रहती हैं, जहां पे पानी इकट्ठा होता है, वहां पे लगे वाटर पंप का निरीक्षण किया। ये मिंटो रोड के यहाँ का जो पंप हाउस है, इसमें ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जा चुकी हैं कि अगर बरसात होती है और एक पानी इकट्ठा होता है, मशीन अपने आप चल जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता को वाटर लॉगिंग की समस्या से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली बदली दिखेगी, दिल्ली साफ दिखेगी, दिल्ली सुंदर दिखेगी और इसके लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी कर ली है और पूरा रोड मैप की तरह उस पे काम हो रहा है। देखना होगा कि बरसात से पहले कितने नालों की सफाई होती है, जहां जहां पानी इकट्ठा होता है वहां कैसे पंप लगाए जाते हैं और दिल्ली की जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाती है। कैमरामैन विवेक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। आमतौर पर बिहार में लालू परिवार के समक्ष नतमस्तक रही कांग्रेस पहली बार आंखें तरेरी है। महागठबंधन के 2 बैठकों के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। कल जिस तरह से 3 घंटे मैराथन मीटिंग चला, महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार कुछ न कुछ परिणाम आएंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और नतीजा कुछ भी नहीं निकला तो एनडीए के नेता हमलावर हो गए। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने तीखे हमले किए और साफ साफ कहा कि पहली बार कांग्रेस आंखें तरेरी है और लालू परिवार का महत्व घटा है। क्या कहा जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने, जरा गौर से सुनिए। न नेता बनने पर कोई सहमति है और न ही गठबंधन के विधायक की गिरफ्तारी पर कोई नजरिया है। इसका मतलब महागठबंधन में गांठ ही गांठ, गांठ ही गांठ। इसके बाद आरजेडी के नेताओं की बारी आई। आरजेडी के नेता असहज थे, इसके बावजूद लगातार एनडीए पर हमलावर रहे। आरजेडी के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि मेरे घर में झांकने के बजाय एनडीए को अपने घर में झांकना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी असहमत है, दूसरी तरफ क्या स्थिति है ये पूरी तरह साफ नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन समन्वय बना करके कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जनता और जनता के बीच में जनता के सवालों को, जनता के मुद्दों को लेकर के जाएगी और जनता का जो व्यापक समर्थन और विश्वास लोगों में दिख रहा है महागठबंधन के प्रति, वो स्पष्ट रूप से
सामने है। यानी नेता के नाम पर जिस अंदाज में एनडीए के नेता आरजेडी पर हमला कर रहे हैं, उसके बाद आरजेडी भी हमलावर है और कुल मिला के महागठबंधन के 2 बैठकों के बाद भी कोई नतीजा न निकलना ये साफ करता है कि अभी भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात फंसी हुई है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार में 2025 चुनाव को देखते हुए जदयू के तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ा प्लान किया गया है। महिला वोट बैंक को फोकस करते हुए जदयू ने आज महिला संवाद रथ यात्रा निकाला है, जिसमें वो रथ जो है हर जिले में जाएगा, हर कस्बे में जाएगा और ये बताने की कोशिश महिलाओं को की जाएगी कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सा किसी योजनाएं लाई हैं और कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के हित में है और नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन कौन सा काम किया है और आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के रथ यात्रा निकाला गया है और खास करके महिलाओं पे फोकस किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 चुनाव को लेकर के जिस तरह से जदयू ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है, क्या महिला वोट बैंक जो अभी तक नीतीश कुमार का वोटर माना जा रहा था आमतौर पे, वो इस रथ यात्रा से और नीतीश कुमार के काम कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है सरकार, वो बताने की कोशिश की जाएगी। तो कितना प्रभावशाली ये रथ यात्रा होगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीएमसी पर 25 सालों से ज्यादा का कब्जा रहा। उसके बावजूद बांद्रा विधानसभा जो कि उनका क्षेत्र माना जाता है, वो मातोश्री में रहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने बांद्रा में कोई विकास नहीं किया है, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की तरफ से की जा रही है, जो शिवसेना से अब अलग हो चुकी है। उनके खिलाफ जगह जगह एकनाथ शिंदे की तरफ से पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। उस पोस्टर में उद्धव ठाकरे की नाकामियां दिखाई जा रही है, बीएमसी की नाकामियां बताई जा रही है। ऐसा ही एक पोस्टर बांद्रापुर में भी लगाया गया है और उसमें उन्होंने उस समय जो काम नहीं किया था, फिर चाहे वो नाले सफाई की काम हो या फिर रेलवे के आसपास जो इलीगल झुग्गियां बनाई गई हैं उन्हें हटाने का काम हो, या फिर जगह जगह बरसात आते ही पानी भर जाता है इस इलाके में, उसको लेकर ऐसी कई जो समस्याएं हैं वो अब एकनाथ शिंदे की तरफ से उठाया गया है। अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव राज्य में होने वाला है, उसके पहले सरकार खुद उद्धव ठाकरे को घेर रही है और उद्धव ठाकरे की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 19 से 27 अप्रैल तक होने वाली अपनी विदेश यात्रा के क्रम में गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। 19 तारीख को देर रात मुख्यमंत्री अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 देशों की यात्रा पर चले जाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है, इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों से उद्योगपतियों को आमंत्रित करना है और झारखंड में निवेश की संभावनाओं को तलाशना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने लगातार बीते 2 दिनों से अपने विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ, जिसमें मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ जानकारी ली और ये तैयार किया, इस बात का रोड मैप तैयार किया कि आखिर विदेश में जाकर किस तरह के लोगों को, किस तरह के निवेशकों को और किन उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। पुणे की कंपनी को लगभग 350 करोड़ रुपए देकर के इस पूरे इवेंट को मैनेज करने का काम दिया गया है। मालूम हो कि जिस तरह से यहाँ खनिज खदानों की भी नीलामी होनी है, उसके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने रांची में अपनी बैठकों के दौरान ये तय किया है कि बाहर के देशों से भी खनिज और खदानों में दिलचस्पी रखने वाले उद्योगपतियों को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से झारखंड खनिजों को लेकर के वर्ल्ड मैप पर रहता है, वैसे हालात में सरकार को ऐसा लगता है कि खनिजों के मामले में अगर अप्रवासी भारतीयों को खासकर
यहाँ निमंत्रित किया जाए और यहाँ पर उनको सुविधाएं दी जाए तो वो यहाँ काम करने के लिए इच्छुक होंगे और उसका सीधा असर यहाँ के रोजगार पर पड़ेगा, औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ अपने 2 देशों की यात्रा पर गए हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस यात्रा का फलाफल बाकी पूर्व के मुख्यमंत्रियों की यात्रा के फलाफल से थोड़ा अलग होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सलाह के बाद अब मध्य प्रदेश में सहकारिता को लेकर समीक्षा हुई और उस समीक्षा में सहकारिता विभाग में किए जा रहे कार्यों को नए लक्ष्य दिए गए। इन कार्यों में दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पैक्स सोसाइटियों की संख्या भी बढ़ाना है। जो अमित शाह ने सलाह दी है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी तक 10,000 सोसाइटी थी, जिनमें कि अब उनकी संख्या बढ़ाकर 26,000 सोसाइटी बनानी है, यानी कि 16,000 नई सोसाइटियों का गठन किया जाना है। इसके साथ साथ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी जो पैक्स सोसाइटी हैं उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई और इसमें अभी तक मध्य प्रदेश में 4,457 पैक्स सोसाइटियां हैं, इन्हें बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। इन सोसाइटियों को कृषि के अलावा नए कार्य सौंपने को लेकर भी कवायद चल रही है, जिसमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, नल जल योजना के संचालन जैसे कार्य अब पैक्स सोसाइटियों को भी सौंपे जाएंगे। इन सब कवायदों को लेकर एक समिति का गठन हुआ है जो अपनी अनुशंसाएं सरकार को देगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो पैक्स सोसाइटियों को मजबूत करना है और उनको बढ़ाने के साथ साथ जो किसानों हैं, किसानों की आय को दुगना करने को लेकर जो लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कवायद कर रही है और आगामी 20 जून को एक बड़ी कार्यशाला होगी जिसमें इन पूरी कवायदों को लेकर पूरी चर्चा होगी और उसमें कई विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। देखना यह है कि अब पैक्स सोसाइटियों सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय कितनी बढ़ती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।